स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में समाचारों में देखा गया हॉट मनी शब्द सर्वश्रेष्ठ रूप से किसे दर्शाता है? ए, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में दीर्घकालिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। बी, अल्पकालिक पूंजी प्रवाह जो उच्च रिटर्न की तलाश में देशों के बीच तेजी से स्थानांतरित होता है। सी, उद्योग में केवल हिटिंग और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रयुक्त धन। डी, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए आवंटित निधियां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हॉट मनी। हॉट मनी से तात्पर्य निधि या पूंजी के प्रवाह से है जो ब्याज दर के अंतर या मुद्रा सट्टेबाजी से अल्पकालिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों में तेजी से प्रवाहित होता है। यह अत्यधिक तरल है और बाजार में तेजी से प्रवेश या निकास कर सकता है, जिससे प्रायः अस्थिरता उत्पन्न होती है। क्योंकि हॉट मनी प्रवाह सट्टा आधारित और अल्पकालिक होते हैं, ये पूंजी के अचानक प्रवाह या निकासी का कारण बन सकते हैं, जिससे विनिमय दरों में अस्थिरता आ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है या उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय बाजारों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। कौशल भारत कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत वर्ष 2015 में शुरू की गई एक कौशल विकास पहल है। 2, एसआईपी के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रम और प्रमाणन राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप है। 3, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रम और प्रमाण पत्र डिजिलॉकर के साथ एकीकृत हैं, जिससे औपचारिक मान्यता सुनिश्चित होती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कौशल भारत कार्यक्रम। कौशल भारत कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत वर्ष 2015 में शुरू की गई एक कौशल विकास पहल है, अतः कथन 1 सही है। इन परियोजनाओं से अब तक 2.27 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं, जिनमें ग्रामीण युवा, महिलाएं और हाशिए पर पड़े समुदाय शामिल हैं। कौशल भारत कार्यक्रम के तहत सभी पाठ्यक्रम और प्रमाणन राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप हैं, अतः कथन 2 सही है। वे डिजिलॉकर और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ एकीकृत हैं, जिससे औपचारिक मान्यता और रोजगार तथा उच्च शिक्षा में निर्बाध संक्रमण सुनिश्चित होता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस या एफओसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जहाजों को जहाज मालिकों के देश के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत किया जाता है ताकि अधिक उदार विनियामक व्यवस्थाओं का लाभ उठाया जा सके। 2, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के प्रावधानों के तहत इसे अवैध माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस या एफओसी यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जहाजों को जहाज के मालिकों के देश के अलावा किसी दूसरे देश में पंजीकृत किया जाता है ताकि अधिक उदार विनियामक व्यवस्थाओं का लाभ उठाया जा सके, अतः कथन 1 सही है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत एफओसी अवैध नहीं है, लेकिन सुरक्षा और श्रम मानकों को कमजोर करने के लिए अक्सर इसकी आलोचना की जाती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है भारत पूर्वानुमान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसका विकास भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा किया गया है और इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। 2, इसे वर्ष 2022 से प्रायोगिक रूप से प्रशिक्षण किया गया है और अब उच्च प्रदर्शन की कंप्यूटिंग समर्थन के साथ पूरे देश में संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। 3, यह प्रणाली स्थानीयकृत चरम मौसम घटनाओं जैसे कि बादल फटना और अचानक आने वाली बाढ़ का अधिक सटीक रूप से पता लगाने की सुविधा प्रदान करती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इसका विकास भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा किया गया है और इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, अतः कथन 1 सही है। इसे वर्ष 2022 से प्रायोगिक रूप से परीक्षण किया गया है और अब उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग समर्थन के साथ पूरे देश में संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है, अतः कथन 2 सही है। यह प्रणाली स्थानीयकृत चरम मौसम घटनाओं जैसे कि बादल फटना और फ्लैश फ्लड का अधिक सटीक रूप से पता लगाने में सक्षम बनाती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है भारत जन पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसे राष्ट्रीय अंतः विषय साइबर भौतिक प्रणाली मिशन के तहत विकसित किया गया है। 2, इसका क्रियान्वयन आईआईटी बॉम्बे से टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है और यह 22 भारतीय भाषाओं में एआई को समर्थन प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है?
ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत जैन अंतर विशेष साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन का एक हिस्सा है और इसका उद्देश्य ऐसा एआई बनाना है जो नैतिक, समावेशी, बहुभाषी हो और भारतीय मूल्यों और लोकाचार में गहराई से अंतर्निहित हो, इसलिए कथन एक सही है। इसे आईआईटी बॉम्बे में IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स और IOE इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार हब फाउंडेशन के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। यह परियोजना पाठ, भाषण और छवि के तौर तरीकों को एकीकृत करती है तथा 22 भारतीय भाषाओं में सहज एआई समाधान प्रदान करती है, इसलिए कथन 2 सही है। इसका उद्देश्य क्षेत्र विशिष्ट एआई समाधान प्रदान करके स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और शासन जैसे क्षेत्रों में परिवर्तन लाना है। अगला प्रश्न है फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, इस ड्रोन में आगे की ओर लगा कैमरा ऑपरेटर को लाइव वीडियो प्रसारित करता है, इससे ऑपरेटर को पायलट जैसा दृश्य प्राप्त होता है। 2, स्वायत्त उड़ान क्षमताओं के कारण FPV ड्रोन को एक बार लॉन्च करने के बाद लगातार मानव हस्तक्षेप या रिमोट कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होती। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। FPV ड्रोन ऐसे मानव रहित हवाई वाहन होते हैं जिन्हें दूर से नियंत्रित किया जा सकता है, जिनमें आगे की ओर लगा कैमरा ऑपरेटर को लाइव वीडियो प्रसारित करता है। इससे ऑपरेटर को पायलट जैसा दृश्य प्राप्त होता है, अतः कथन एक सही है। पूर्ण रूप से स्वायत्त ड्रोन के विपरीत FPV ड्रोन को लगातार मैनुअल नियंत्रण की आवश्यकता होती है। आमतौर पर रिमोट कंट्रोलर या FPV चश्मे के माध्यम से ये स्वायत्त नेविगेशन के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, इसकी स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। 2, यह राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों तथा स्वैच्छिक संगठनों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग कार्मिकों को प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, यह पुरस्कार वर्ष 1973 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, अतः कथन एक सही है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों तथा स्वैच्छिक संगठनों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग कर्मियों को प्रदान किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। यह पुरस्कार नैदानिक देखभाल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और नर्सिंग प्रशासन में उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है। भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 को 15 नर्सिंग पेशेवरों को प्रदान किया ताकि स्वास्थ्य देखभाल और जनसेवा में उनके अनुकरणीय योगदान को मान्यता दी जा सके। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक पदक शामिल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, भारत वर्तमान में ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान मिशनों के लिए 3 अनुसंधान केंद्र संचालित करता है, भारत और मैत्री अंटार्कटिका में तथा हिमाद्री आर्कटिक में। 2, भारत ने पहला स्वदेशी रूप से निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत विकसित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौता किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत वर्तमान में ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान मिशनों के लिए 3 अनुसंधान स्टेशन संचालित करता है, अर्थात अंटार्कटिका में भारतीय और मैत्री एवं आर्कटिक में हिमाद्री, अतः कथन एक सही है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, ने नॉर्वे की कंपनी कॉन्सबर्ग के साथ भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक ने बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में 249 ईसा पूर्व में सारनाथ में कौन सा स्तूप बनवाया था? ए सांची स्तूप, बी अमरावती स्तूप, सी भरहुत स्तूप, डी धमेक स्तूप। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी धमेक स्तूप। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में 249 ईसा पूर्व में सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण कराया था। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, जिसके बाद धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ था, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है संथाली भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। 2, संथाली लेखन के लिए प्रयुक्त लिपि ओलचिकी का विकास पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संथाल जनजाति भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक है, जो मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और असम में रहती है। वे संथाली भाषा बोलते हैं, जो संवैधानिक रूप से 8वीं अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषा है, इसलिए कथन 1 सही है। इसकी अपनी लिपि ओलचिकी है, जिसे पंडित रघुनाथ मुर्मू ने विकसित किया था, इसलिए कथन 2 सही है। नृत्य, एनीज और संगीत सेरिंग उनके उत्सवों तथा सामाजिक आयोजनों में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मुख्य आधार है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जम्मू कश्मीर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR IIIM जम्मू द्वारा आयोजित 2 दिवसीय लैवेंडर महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया, जिसमें भद्रवाह के कृषि व्यवसाय नवाचार के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र में परिवर्तन पर प्रकाश डाला गया। सुगंधित फूल लैवेंडर की खेती ने न केवल शहर को राष्ट्रीय पहचान दी है, बल्कि यह भारत की ग्रामीण स्टार्टअप क्रांति का प्रतीक भी बन गया, अतः विकल्प बी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी का धार्मिक महत्व मुख्यतः इसलिए है क्योंकि ए, ऐसा माना जाता है कि यह बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्थान है। बी, यहाँ शिव को समर्पित हिंदू मंदिर स्थित है। सी, यह जैन तीर्थंकरों के निर्वाण और आदिवासी पूजा से जुड़ा हुआ है। डी, यह प्रागैतिहासिक शैलकला और मध्यपाषाण गुफा आश्रयों के लिए जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।